नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने बीजेपी पर निशाना साधा है। बीजेपी पर विधायकों को पैसे देने का आरोप बीजेपी को लगने लगा है। चुनाव परिणाम क्या आने वाला है, इसीलिए बाजार में निकल गए। जो मिले खरीद लो। उनके पास खरीद फरोख्त ही एक उपाय है। बीजेपी ने एमपी को कलंकित किया है। तो आपको बता दें कि एक और विधायक बीजेपी में शामिल हो गए, जिसके बाद अब यह संख्या 28 से 29 हो गई है। हालांकि उपचुनाव 28 सीटों पर ही लड़ा जा रहा है और अब इस पर कमलनाथ ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कमलनाथ का कहना है कि बीजेपी जान गई है कि क्या परिणाम आने वाला है, इसीलिए बाजार में निकल गई। जो मिले खरीद लो। खरीद फरोख्त एकमात्र उपाय बीजेपी के पास है और बीजेपी ने एमपी को कलंकित किया है। लग रहा है कि इस चुनाव के क्या परिणाम आने वाले हैं। 10 तारीख की इतनी चिंता और इतना डर लग रहा है, 10 तारीख जिस दिन गिनती होगी, कि वे फिर से बाजार में चल पड़े हैं और वो जानते हैं कि जनता, मध्य प्रदेश की जनता सरल स्वभाव की है, सीधी सादी है, पर बहुत समझदार है। कई विधायकों के फोन आए हैं कि वह बीजेपी उनको फोन कर रही है, इतना ऑफर दे रही है। उन्होंने खुद मुझे कहा है कि हमें इतना ऑफर मिला है, ये मुझे ऑफर दे रही है। मैंने स्पष्ट कहा है कि मार्च में मैंने सौदेबाजी की राजनीति से इनकार कर दिया था। सौदेबाजी की राजनीति मैं भी कर सकता था मार्च में, पर मैंने कहा था मैं मध्य प्रदेश में इस प्रकार की राजनीति को प्रवेश नहीं होने दूंगा। मध्य प्रदेश को मैं कलंकित नहीं होने दूंगा। और यह मैं आज कह रहा हूं कि मैं सौदेबाजी की राजनीति नहीं करूंगा। दिखता बीजेपी बाजार में घूमे, विधायकों को फोन करे, उनको तरह तरह का प्रलोभन दे। क्या आवश्यकता है? 10 तारीख तक इंतजार करें, जनता जो तय करेगी वो सबको स्वीकार होगा। तो इस बात से मुझे बड़ा दुख है और मध्य प्रदेश पूरे देश भर में इससे कलंकित हो रहा है कि सब समझ रहे हैं। जब एक साधारण गांव का व्यक्ति समझ रहा है कि किस प्रकार से और किस कारण से ये चुनाव हो रहा है, तो क्या देश की जनता नहीं समझती? हमारा चुनाव केवल भारतीय जनता पार्टी से नहीं है। पुलिस प्रशासन जो उनकी मदद कर रही है, जो और एडमिनिस्ट्रेशन है, जो ऑफिसर वर्ग उनकी मदद कर रहे हैं। मैंने इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखा है, आज पत्र लिखा है कि ये निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। ये छोटे छोटे शासकीय कर्मचारियों पर दबाव डाल रहे हैं, तुम जाके ये करो। और 10 तारीख के बाद सब अधिकारी और पुलिस कर्मचारियों को याद रखना चाहिए कि 10 के बाद 11 तारीख भी आएगी। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर एक बार फिर निशाना साधा। राहुल लोधी के बीजेपी में शामिल होने पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि एक और सीट पर उपचुनाव हुआ तो कमलनाथ 30 मार्का हो जाएंगे। साथ ही कहा कि विपक्ष का नेता चुनने के लिए कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। इस कांग्रेस में अब कोई रहने वाला नहीं है। आदरणीय राहुल लोधी जी के इस्तीफे के बाद से एक बात तय हो गई कि इन उपचुनावों में कांग्रेस विपक्ष का नेता चुनने के लिए चुनाव लड़ रही है। अब सरकार में आने वाली तो बात ही समाप्त हो गई। 29 उपचुनाव हो लिए, एक और गया तो कमलनाथ जी 30 मार्का हो जाएंगे। फिर 29 उपचुनाव हो लिए, एक और गया तो कमलनाथ जी 30 मार्का हो जाएंगे। फिर अनुराग हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अनुराग, ये बड़ी दिलचस्प होती जा रही है मध्य प्रदेश की राजनीति। उपचुनाव है, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि ये उपचुनाव है, ये सीधे सीधे विधानसभा चुनाव को टक्कर दे रहे हैं उपचुनाव। अब पूर्व मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाना साधा है और कहा है ये खरीद फरोख्त है, खरीद फरोख्त कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि क्या निर्णय आने वाला है जनता का, क्या नतीजे आने वाला है।
देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर एक के बाद एक विधायकों के पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी है, उसी को लेकर अब कांग्रेस के अंदर हड़कंप के हालात जरूर नजर आने लगे हैं। हालांकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ इस बात का आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं कि उनको भी विधायकों को ने फोन करके बताया है कि उनके विधायकों को बीजेपी के नेता ऑफर देकर प्रलोभन देने का काम कर रहे हैं। साथ ही इस बात का आरोप भी कांग्रेस की तरफ से बीजेपी के नेताओं पर लगाया गया है कि वो उपचुनाव से पहले विधायकों की खरीद फरोख्त करने की कोशिश में लगे, और जिस तरीके से नतीजे आने वाले हैं उसको लेकर बीजेपी के अंदर अभी से घबराहट के हालात हैं। लेकिन सवाल कई तरह के खड़े होते हैं, क्योंकि एक के बाद एक जिस तरीके से कांग्रेस विधायकों ने पार्टी को छोड़ा है, उसके बाद सवाल इस बात को लेकर है कि कांग्रेस पार्टी अपने विधायकों को आखिर एकजुट रख पाने में नाकाम क्यों साबित हो रही है। इस बात का स्पष्ट जवाब कमलनाथ नहीं दे पाए। हालांकि वो ये जरूर कहते हुए सुनाई दिए कि कोई भी विधायक यदि जाता है तो उससे उनको उसका जवाब जनता देने का काम करेगी। इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया है कि मार्च में जब सत्ता से जाने का माहौल बना था, तब भी वो चाहते तो सौदेबाजी कर सकते थे, लेकिन उस समय उन्होंने सौदेबाजी नहीं की और सौदेबाजी के जरिए प्रदेश कलंकित हो रहा है। इस बात का आरोप जरूर कमलनाथ अब लगाने का काम कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ी बात ये जरूर है कि न सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक विधायक, बल्कि उसके अलावा जो अलग से पार्टी नेताओं से जुड़े हुए विधायक थे वो भी पार्टी छोड़ रहे हैं। उनका भी पार्टी से कहीं ना कहीं मोह भंग हो रहा है, और इस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी के अंदर हड़कंप के हालात जरूर बन गए। बिल्कुल, कांग्रेस में हड़कंप के हालात बने हुए हैं, और जैसा कि आपने भी कहा अनुराग कि ये बात तो तय है कि कांग्रेस नहीं संभाल पा रही विधायकों को, नहीं एकजुटता ला पा रही है। उसी का ये परिणाम देखने को मिल रहा है कि एक के बाद एक बीजेपी ज्वाइन करते जा रहे हैं विधायक। इस सब के बीच नरोत्तम मिश्रा का भी एक बयान आया, उन्होंने भी तंज कहा कि अगर एक और विधायक आ गया तो फिर एक और विधायक ने छोड़ दी, अगर कांग्रेस और बीजेपी में शामिल हो गए तो फिर कमलनाथ 30 मार खा हो जाएंगे। ये तंज भी सामने आया है। एक और बात जो कमलनाथ ने कही कि निर्णय क्या, नतीजा क्या आने वाला है, ये बीजेपी को मालूम है, इसीलिए एक एक करके विधायक अपनी पार्टी में ले रहे हैं। जाहिर है जब विधायक वहां से बीजेपी में आएंगे तो जो आंकड़ा है वो कम होता जाएगा। बिल्कुल, देखिए, इसके कई तरह के सियासी गणित है कि नतीजे क्या निकल कर आएंगे। उससे पहले बीजेपी की क्या तैयारी है, कांग्रेस पार्टी का अपना जीत का क्या दावा है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी उपचुनाव से पहले जिस तरीके की चालें सियासी बिसात पर चलने का काम कर रही है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को बैकफुट पर लाने वाले जरूर नजर आते हैं। क्योंकि जो आज भी नरोत्तम मिश्रा ने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस का एक दो विधायक और आ सकता है, इस बात के संकेत उन्होंने दिए। 30 मार्का यानी कि 30 सीटों पर चुनाव होने के संकेत भी बीजेपी की तरफ से देते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि एक दो विधायक और जो है कांग्रेस पार्टी के, वो बीजेपी के नेताओं के संपर्क में हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर दोनों तरफ से कोशिशें इस बात को लेकर हैं कि किस तरीके से उपचुनाव के नतीजों से पहले संख्या गणित को जुटाया जा सके। क्योंकि नरोत्तम मिश्रा इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि संख्या गणित के मुताबिक बीजेपी को सीटें उतनी नहीं चाहिए जितनी बताई जा रही हैं। उनका फार्मूला तो ये भी है कि मात्र एक सीट यदि बीजेपी जीतती है तो वो सत्ता में बनी रहेगी। लेकिन उसके बावजूद किस तरीके से मनोवैज्ञानिक तरीके से संख्या गणित के आधार पर एक दूसरे को पटकनी दी जा सकती है, वो तमाम तरह की चालें सियासी बिसात पर चलते हुए बीजेपी के नेता दिखाई दे रहे हैं। चलिए, रजनीश अग्रवाल जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। रजनीश जी भाई, अब पूर्व मुख्यमंत्री तो साफ तौर पर आप पर आरोप लगा रहे हैं, यानी कि बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। मैं क्लियर कर दूं कि भाई अब पता है कि नतीजे क्या हैं, इसीलिए अब निकल गए हैं बाजार में खरीद फरोख्त करने के लिए। रजनीश जी सुन पा करने का रहा हो जी, आपको मेरी आवाज आ रही जी, है? जी 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 मैंने कहा कमलनाथ जी का पूरा जीवन धन प्रबंधन के दम पर राजनीति का रहा है, लोक प्रबंधन का नहीं रहा, लोक प्रतिनिधित्व का नहीं रहा, लोकतंत्र का नहीं रहा। इतिहास उठाकर देख लीजिए तो बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें, सौदा, समझौता, खरीद फरोख्त, बिक्री, करोड़ों की बातें वही लोग करेंगे जिनका तुगलक रोड चुनावी घोटालों से नाता है। वही लोग करेंगे जिनके पीए और तमाम प्रकार के जो कारिंदे हैं उनके यहाँ करोड़ों रुपया पकड़े जाते हैं, ईडी और आईटी के तमाम प्रकार के छापे लगते हैं। वही लोग करोड़ों की बात करेंगे और अपने जनप्रतिनिधि जिनका जीवन राजनीति का शुरुआत हुई, तमाम प्रकार का समय दिया, बाकी सारी चीजें की और उनको बिकाऊ कहेंगे। ये वही उनका अपमान कर सकते हैं। ये बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें हैं। ये जो
नाकामी, अपनी असफलता नेतृत्व की लेकिन थी। इनकी लेकिन अपनी अगर हम समझ आंकड़ों नहीं की आ- बात करें तो ये तो पक्का है कि भाई जब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं कांग्रेस से इस्तीफा देके विधायक, तो जो आंकड़ा अभी बना हुआ है वो उसमें वो कम होता जा रहा है। बीजेपी के लिए बड़ी फायदेमंद ये साबित हो रही है बात। नहीं, बिल्कुल। देखिए, अगर उनको वो ऐसा लग रहा है तो बहुत स्पष्ट है कि वो कांग्रेस छोड़ रहे हैं। उनका भविष्य अंधकारमय लग रहा है। जो विधायक वहां हैं, खुद का भविष्य भी और कांग्रेस का भविष्य भी अंधकारमय है। यहाँ तो कमलनाथ कांग्रेस में बट गई है। उन्होंने अपने ट्विटर और फेसबुक पेज से सोनिया जी और राहुल जी के चित्र तक हटा दिए हैं। केवल कमलनाथ, और कमलनाथ जी का ये मामला है कि 3 तारीख की वोटिंग हुई, 4 तारीख को उड़ चले, 10 तारीख को रिजल्ट भी हो सकता है, वो दिल्ली में बैठ के देखें। तो मुझे लगता है कि अब यहाँ जनप्रतिनिधि भी, विधायक जो कांग्रेस के हैं वो भी जान रहे हैं, समझ रहे हैं। जनता तो जान चुकी है, समझ चुकी है, 15 महीना भोग चुकी है, झेल चुकी है। गृह मंत्री जनता तो नरोत्तम जवाब मिश्रा ने देने कहा वाली कि है। अगर 30 सीटों पर उपचुनाव हुआ तो कमलनाथ 30 मार खा हो जाएंगे। क्या इसकी ये समझा जाए कि अभी एक तंज चांसेस है। हैं और भी विधायक आएंगे? तंज है, व्यंग है उनका। वो तंज और व्यंग के तौर पर उन्होंने कहा है। कल क्या होगा वो आपको कल के दिन पता चल जाएगा, और आज भी क्या होगा वो आज के दिन पता चल जाएगा। पूर्व घोषणा कर नहीं सकता मैं। इसलिए आने वाले समय में जिस प्रकार के हाल दिखाई पड़ रहे हैं वो कांग्रेस खंड खंडों में विखंडित हो ये रही कोई है। संकेत और वैसे है आपके रजनीश जी? पूर्व घोषणा नहीं कर देखिए, सकता? संकेत और संदेश तो मैं आपके चैनल पर भी कई बार दे चुका हूँ, बता चुका हूँ कि कांग्रेस मैं तो इसको टूट रही संकेत है, मानूं कि विधायक आज भी बिखर रहे कुछ हैं। हमें ऐसी बड़ी खबर मिल सकती है? मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ। बाकी विजयादशमी की विजय चलिए, विजय है समझदार को भारतीय इशारा जनता काफी पार्टी होता की ओर। है। चलिए अब देखते हैं, आज का दिन है, कल का दिन है, क्या ऐसी बड़ी खबर आती है जो संकेत आपने बातों बातों में दिया है। और अब देखना होगा। बीजेपी के लिए बड़ा रास्ता बड़ा साफ सा नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रजनीश जी जुड़ने के लिए। और अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ेंगे। कमलनाथ ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। प्रदेश में पुलिस और प्रशासनिक अफसरों को लेकर अब शिकायत की है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा और प्रदेश में पुलिस और प्रशासनिक अफसरों को लेकर शिकायत की। पुलिस और अधिकारियों को लेकर पत्र लिखा है पीसीसी चीफ कमलनाथ ने चुनाव आयोग को। और पुलिस और अधिकारियों की और अधिकारियों की उन्होंने शिकायत की है इस पत्र के जरिए। उपचुनाव है 3 तारीख को, बहुत कम समय अब रह गया है। और इस सब के बीच चुनाव आयोग को पत्र अब पीसीसी चीफ कमलनाथ ने लिखा है। बीजेपी के विजय जनसंपर्क अभियान का आगाज प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने सांची से किया। 1 नवंबर तक ये विजय जनसंपर्क अभियान चलेगा। सीएम शिवराज भी विजय जनसंपर्क अभियान में शामिल होंगे। सभी 28 सीटों पर ये अभियान चलाया जाएगा। विजय जनसंपर्क अभियान, सीएम शिवराज भी इस अभियान में शामिल होंगे। वीडी शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इसकी शुरुआत की। 28 सीटों पर ये अभियान चलेगा और विजय जनसंपर्क अभियान है ये, बीजेपी का विजय जनसंपर्क अभियान। सांची से इसकी शुरुआत बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने की। 1 नवंबर तक विजय जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। और शरद हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। शरद, सांची से शुरुआत हो चुकी है विजय जनसंपर्क अभियान की। हाँ, देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो विजय जनसंपर्क अभियान है उसकी शुरुआत अब से बस कुछ देर पहले ही जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा उन्होंने की है। और ये जो जनसंपर्क अभियान है बीजेपी का वो पूरे 28 विधानसभा क्षेत्रों में चलेगा। इस जनसंपर्क अभियान के जरिए बीजेपी की जो कोशिश है वो ये है कि चुनाव प्रचार का जो आखिरी दौर है, यानी कि 1 नवंबर तक चलना है इस अभियान को, और चुनाव होने हैं 3 तारीख को। तो जो चुनाव प्रचार का शोर है वो 1 तारीख को थम जाएगा। तब तक बीजेपी इस अभियान को चलाएगी और इसमें कोशिश रहेगी कि बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं वो कहीं ना कहीं सभी 28 जो विधानसभा क्षेत्र हैं वहाँ तक पहुँचें और वहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं को भी कहीं ना कहीं चार्ज करें। और मतदाताओं को बूथ तक लाने की भी एक बड़ी चुनौती इस कोरोना काल के दौरान में रहेगी। तो ये सारी जो रणनीतियाँ हैं उन पर कहीं ना कहीं ये कारगर, बीजेपी इस उम्मीद के साथ में अभियान चला रही कि कारगर साबित होंगी।
देखना होगा कि आखिरकार कितना ये असरदार साबित होता है ये जो बीजेपी का अभियान है। और बीजेपी की अगर रणनीति, स्ट्रैटेजी की अगर हम शरद बात करें तो बड़ा सोच समझ के कोई भी रणनीति बीजेपी तय करती है और फिर उसके हिसाब से काम करती है और ज्यादातर सफलता भी देखी गई है। तो जाहिर है कि जो ये अभियान अब 1 नवंबर तक चलेगा, इससे बीजेपी को फायदा हो सकता है। देखिए, बीजेपी तो इसी कोशिश में है कि उसको फायदा हो और ये जो अभियान है, कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, उनकी रणनीति होती ही इसी लिहाज से है कि उनको चुनावी माहौल में राजनीतिक तौर पर फायदा हो। फायदा कितना होगा कितना नहीं होगा ये तो 3 तारीख को जब मतदान होगा और 10 को जब नतीजे आएंगे तब स्पष्ट होगा। लेकिन हाँ, एक बात ये जरूर है कि बीजेपी की जो रणनीति है चुनाव के लिहाज से, वो पिछले कई दिनों से लगातार हम देख रहे हैं कि सिलसिलेवार तरीके से अभियान चल रहे हैं। पहले जो मंडल सम्मेलन है वो किए गए, उसमें भी बड़े नेता शामिल हुए, फिर जो बूथ सम्मेलन है वो किए गए और अब आखिरी दौर जब बिल्कुल चुनाव प्रचार का चल रहा है तो फिर उसमें विजय संपर्क जनसंपर्क अभियान आज विजयदशमी से शुरू किया गया है। तो बीजेपी की कोशिश यही है कि राजनीतिक तौर पर इन सारे अभियानों के जरिए फायदा लिया जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शरद, तमाम जानकारी देने के लिए। प्रदेश चुनाव मामले पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। आपको बता दें, चुनाव आयोग और मध्य प्रदेश की ग्वालियर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार प्रद्युम्न सिंह तोमर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। याचिका में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश पर रोक की मांग की गई थी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अपने आदेश में राजनीतिक पार्टियों को चुनाव प्रचार वर्चुअल माध्यम करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को कहा कि आप आगे आकर नेतृत्व करें। सत्य हमेशा जीतता है और न्यायालय सही निर्णय करता है। न्यायालय का निर्णय सर्वोपरि है, जिसे हमें स्वीकार है। अब प्रचार में और आपको सहूलियत होगी जनता के बीच, सभा निश्चित रूप से जनता जनार्दन के बीच अपनी बात कहने की सहूलियत मिलेगी। क्या मांग की थी आपने? हमने यही प्रार्थना की थी कोर्ट में कि सभाएं, नुक्कड़ सभाएं करने की अनुमति रहनी चाहिए, जिससे इस सेवक ने जो जनता जनार्दन तक, अपने भगवान तक अपनी बात पहुंचा सके। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी को सांवेर के रिटर्निंग ऑफिसर ने नोटिस दिया है। आचार संहिता उल्लंघन को लेकर 48 घंटे में जवाब मांगा है। जीतू पटवारी ने सीएम को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद ये नोटिस जारी हुआ। इससे पहले बगैर अनुमति वाहनों के इस्तेमाल पर एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। गुना के बमौरी में चुनाव प्रचार के दौरान पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कांग्रेस की तुलना रावण से कर दी। साथ ही कहा कि इस रावण को खत्म करने के लिए मतदाताओं को नल, नील और अंगद बनना होगा। हमको नलनील बनना पड़ेगा, हमको अंगद बनना पड़ेगा, हमको हनुमान बनना पड़ेगा। और जिस रावण ने, जिस कांग्रेसी रूपी रावण ने मेरी इमरती देवी का अपमान किया है, मेरे अंबेडकर जी को हरा के अपमान किया, उनका राष्ट्रीय स्मारक भी बनाया है। और एक तरफ नरेंद्र मोदी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और एक तरफ शिवराज जी ने बहुत कुछ किया है। तो 3 तारीख को वोट डाल के कांग्रेस की लंका को जलाकर राख करना है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। इंदौर जिले के महू में राशन घोटाले की जांच कर रही स्पेशल जांच टीम ने माफिया मोहन अग्रवाल की पूरी कुंडली तैयार कर ली है। बयानों में उसने अफसरों से मिलीभगत स्वीकार की और शासकीय सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया। एसआईटी ने पहले चरण में 3 फूड इंस्पेक्टर्स और 2 वेयर हाउस प्रभारियों को नोटिस जारी कर दिया। 10 राशन दुकान संचालक भी जांच की जद में है। पुलिस के मुताबिक मोहनलाल अग्रवाल 28 अक्टूबर तक रिमांड पर है। उसके बेटे तरुण और मोहित की तलाश की जा रही है। खबर बुरहानपुर से, जहां कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। आग की वजह से लाखों का नुकसान हुआ।
भोपाल में विजयदशमी के मौके पर सीएम हाउस में पूजा का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पूजा हवन किया और इस मौके पर सीएम की पत्नी साधना सिंह और सीएम हाउस के तमाम कर्मचारी मौजूद रहे। राजधानी भोपाल में विजयदशमी के मौके पर पुलिस लाइन में शस्त्रों की पूजा की गई। इस मौके पर डीआईजी इरशाद वली, कलेक्टर अविनाश लावनिया समेत पुलिस के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। शस्त्र पूजा जो है हम लोगों की जो है ट्रेडिशनल पूजा है, यहाँ पे पुलिस लाइन में होती है। और इस अवसर पे मैं पुलिस के जितने भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, प्रशासन के जितने भी अधिकारी कर्मचारी, सबको जो है उसकी शुभकामनाएं देता हूँ विजयदशमी की। और उम्मीद करता हूँ कि आज जो दिन है वो बहुत शांतिपूर्ण बीते। हम लोगों ने पूरी व्यवस्थाएँ लगाई हुई हैं और सारी व्यवस्थाओं के बीच जो है पुलिस अपनी ड्यूटी भी करती जा रही है। और हमारा ये आकलन है कि किसी भी तरह से किसी भी श्रद्धालु को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। विसर्जन जो है शांतिपूर्ण तरह से होगा और शहर में भी जो है अमन चैन जो है कायम रहेगा।